बच्चों, आप सबका स्वागत है तंसुमन क्लासेस में। और आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। तो आज जो हमें बहुत ही ज़्यादा रोचक तथ्य पता चलेंगे कि कैसे एक डाकिये ने अपनी जुबान से अपने बारे में बताया और कैसे एक उनका इंटरव्यू लिया गया। तो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से लेटर को पोस्ट करते थे लोग, कैसे कैसे उनको छांटा जाता है और किस तरीके से उनको उस एड्रेस पे पहुंचाया जाता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, पाठ 6 में हमने पढ़ा था कि कैसे कबूतरों का इस्तेमाल संदेश को एक जगह दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तथा समय के साथ अब बदलाव होने लगा और समय के साथ धीरे 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 करके पोस्ट ऑफिसों का निर्माण होना शुरू हुआ। और पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पे डाकिये काम करते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी होते हैं और वो हमारे घर पोस्ट लेकर आते हैं। अब पोस्ट किस किस तरीके की लेके आते हैं, जैसा कि आप तो बच्चे हैं, आपने तो राखियाँ ही देखी होंगी कि राखी का त्यौहार आया है, बहन ने राखी भेजी है। लेकिन इसके अलावा भी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं लेटर्स। तो किस किस तरीके के लेटर्स होते हैं और वो किन तरीक़ों से हमारे घर तक पहुँचे और पहुँचाए जाते हैं। तो शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। शिमला कहाँ पे है? हिमाचल में, उसका कैपिटल है, उसकी राजधानी है। तो जो माल रोड है वहाँ का जनरल पोस्ट ऑफिस है, उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। डाक यानी जो हम पोस्ट करते हैं लेटर वगैरह। तो सुबह के 11:30 बजे हैं, 11:30 यानी 11:30। खिड़की की गुनगुनाती धूप छनकर आ रही है। अब जो विंडो है, खिड़की है, उससे क्या आ रहा है? खिड़की से गुनगुनाती वाम जो होती है सनलाइट, वो धीरे से फिल्टर होके आ रही है, छनकर आ रही है। और इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। और पैकर जो कि 2 पैकर कौन है? जो कि उन लेटर्स को छांट के पैक करते हैं, अलग अलग कैपिटल्स, अलग अलग स्टेट के अनुसार। 3 महिला डाकिया फटाफट छांटने का काम करती हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार यानी उसको इनाम मिला है, पाने वाला डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो किस तरीके से बात करी गई, कंवर सिंह जी से पूछा गया उनके बारे में, और साथ ही साथ उनको कौन सा पुरस्कार सरकार ने दिया, ऐसा क्या काम किया उन्होंने कि सरकार ने उनको पुरस्कृत करा। तो बिफोर वी रीड दिस, आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तंसुमन क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, इसको व्यू करते हैं, तो आपको आगे आने वाले फ्यूचर में जो हम लोग कोई भी पार्ट को डालते हैं, कोई भी चैप्टर को अगर हम डालते हैं, आपको वो जल्द से जल्द मिलना संभव हो पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें जो बातचीत होती है डाकिये से, जिनका नाम कंवर सिंह जी है, उनसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। आप कभी भी किसी से मिलते हैं तो आप बोलते हैं ना, आपका शुभ नाम क्या है ना। तो कभी भी अगर कोई बातचीत करने का तरीका होता है तो हम सबसे पहले नाम से ही शुरू करते हैं कि आप कैसे हैं, अच्छा आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर गुड नेम, है ना, पूछते हैं ना, ताकि हमें उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी आगे प्राप्त हो। तो ठीक उसी तरीके से कंवर जी से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, कंवर सिंह जी से। तो कंवर सिंह जी बोलते हैं, मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। कहाँ के निवासी हैं वो? नेरवा गांव। और नेरवा गांव कहाँ पे है? शिमला में। और शिमला हिमाचल का कैपिटल है। तो मेरी उम्र 45 साल है, 45 यानी 45। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो उनसे दूसरा जो सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, मेरा 1 बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब आप ये देखिए,
कैसे कंवर सिंह जी बताते हैं कि उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से कि क्या है, 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, और 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है और एक बेटा है। लेकिन एक बेटा पहले भी था जो कि पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, यानी जो पहाड़ियां हैं वहां से वो गिर गया। कैसे गिरा? लकड़ियां लाते हुए, यानी उसकी अब मौत हो गई है, यानी वो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। तो आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? तो उनसे तीसरा सवाल जो करा, उनको ये बोला गया कि हमें बहुत दुख है कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई। तो किस तरीके से हुई और क्या आपके गांव में ये होता ही रहता है? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों पर चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते है ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं, यानी स्लैंटिंग, तिरछी ढलानों वाला जो स्लोप होता है वो वहाँ पे माउंटेन्स हैं, और वहाँ पे कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, असाधारण नहीं है यहाँ पे, है ना, कि वहाँ पे लोग गिर के मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि तिरछी ढलाने हैं, स्लांटिंग पहाड़ियाँ हैं, और ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें तो गिरकर मर चुकी हैं। फिर भी यहाँ ऐसे रास्ते हैं क्योंकि सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, रास्ते भी उबड़ खाबड़ हैं, और हमारे गांव में बस भी नहीं पहुंच पाती है। अब उनके गांव में बस क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि उनके गांव जो है वो तिरछी ढलानों पर स्थित है, और तिरछी ढलाने जो पहाड़ियों पर हैं उन पर बस को चलाना पॉसिबल नहीं है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकता है, यानी आज भी हिमाचल में ऐसे विलेजेस आपको मिलेंगे, ऐसे टाउन आपको मिलेंगे जहाँ पे कि वहाँ पे बसों का पहुँचना पॉसिबल नहीं है। आज भी वहाँ पैदल चलना पड़ता है। फिर आपके बच्चे पढ़ते और पढ़ने कैसे जाते होंगे? उनका दूसरा सवाल ये था कि भाई इतने अगर उबड़ खाबड़ वाला प्रदेश है, इतना उबड़ खाबड़ वाली जगह है, तो वहाँ पे लोगों को आना जाना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे गांव के स्कूल में ही पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर दूर है, और मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है तथा दूसरी 12वीं तक, और तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। यानी जो 2 लड़कियों की शादी करी हुई है उनकी 10वीं और 12वीं तक हुई हुई है पढ़ाई, और जो तीसरी लड़की है वो अभी 12वीं में पढ़ रही है। और बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है? बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो उन्होंने ये सवाल का उत्तर दिया। तो आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? अब ये देखिए कंवर सिंह जी की फोटो दे रखी है यहाँ पे साइड में, और कंवर सिंह जी को पुरस्कृत करा गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। उनको जब पुरस्कृत करा गया तो उनसे ये सवाल जब आप पूछना, अखबार में छापना, मैगजीन्स में छापना उनके बारे में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। तो उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा भी कोई काम करता है, या आपको सभी डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, ग्रामीण यानी रूरल एरिया में, और अब मैं पैकर बन गया हूँ। और अब मैं क्या बन गया हूँ? पैकर बन गया हूँ। और वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक, और नीली वर्दी, अब उनको कौन सी किस तरीके की वर्दी है? नीली वर्दी वाला डाक सेवक। तो डाक सेवक को क्या क्या करना होता होगा? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, लेटर्स जो होते हैं, रजिस्ट्री पत्र, जो रजिस्ट्री लेटर होते हैं वो, पार्सल, बिल, और बुढ़े लोगों को पेंशन आदि छोड़ने और गांव-गांव जाता हूँ। यानी बुढ़े लोगों की पेंशन जो होती है, और जो चिट्ठियाँ होती हैं, रजिस्ट्री लेटर जो होते हैं, पार्सल होते हैं,
और इवन बिल भी, ये सब चीज़ें मैं गांव-गांव देने जाता हूँ। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बूढ़े लोगों की पेंशन कैसे देने जाते होंगे ये? तो क्या अब आप सभी को यही करना पड़ता है? क्या यह सब अभी ही करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि क्या आज भी आप चिट्ठी पत्रियां देने जाते हो? तो उन्होंने बोला कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, शहरों में यानी अर्बनाइजेशन जो हो चुका है, वहाँ पे तो लेटर्स तो लोग कम ही लिखते होंगे उनको लगा, लेकिन फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह तो आ गए हैं शहरों में। तो उन्होंने कहा लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। यानी आज भी गांव में कई लोगों के पास में फ़ोन नहीं होंगे, ईमेल की सुविधा नहीं होती होगी, कंप्यूटर की सुविधा नहीं है उनके पास में। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर करते हैं और सम्मान करते हैं, अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकरे का इंतज़ार करते हैं। उन्होंने बोला कि हमें बड़े रिस्पेक्टफुली सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी चिट्ठियाँ उनके घर वालों तक पहुँचाते हैं और चिट्ठी आदि पाने का इंतज़ार करते हैं वो लोग, यानी तहे दिल से इंतज़ार करते हैं डाकिए का, क्योंकि उनकी चिट्ठी पत्र लाने का एक ही जरिया है और वो है डाकिया। हमने सुना है आपकी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे हुई? तो उन्होंने कहा हाँ, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। यानी बच्चों, हमारी जो डाक सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे लेटर, रजिस्ट्री पत्र ये सब दिए जाते हैं और भेजे जाते हैं। तो सबसे बड़ी डाक सेवा होने का उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में है और ये बहुत सस्ती भी पड़ती है। केवल 5 रुपए में देश में किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। वो बोलते हैं कि 5 रुपए में इतने बड़े देश में कितना सस्ता पड़ता है एक चिट्ठी भेजना। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही आता है और उन्होंने बोला कि केवल 50 पैसा यानी 50 पैसा ही लगता है पोस्ट कार्ड भेजने में। यानी 50 पैसे में भी यह देश तो हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 50 पैसा, और 50 पैसे में हम कहीं पे भी भेज सकते हैं अपना संदेश जो भेजना होता है, अपना जो मैसेज भेजना होता है। तो उन्होंने बोला आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मैंने ये क्वेश्चन उनसे जब किया, उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बोला मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। यानी वो बोलते हैं सिपाही जो सोल्जर होते हैं हमारे देश में, जो सिपाही हैं उनके जब वो लेटर, क्योंकि देखिए सिपाही के लिए तो जगह जगह पोस्टिंग होती है उनकी, ऐसे प्रदेशों में पोस्टिंग होती है जहाँ की कि उनको लेटर ही एक जरिया है उन अपने घर वालों से बात करने का, क्योंकि फ़ोन वगैरह मोबाइल वगैरह के टावर नहीं होते हैं। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों से बातचीत करने के जरिया सिर्फ और सिर्फ लेटर होता है और अपने बूढ़े माँ बाप को वो जब मनी ऑर्डर भेजते हैं, क्योंकि हर जगह तो ज़रूरी नहीं है ना कि बैंक हो, हर किसी के माँ बाप इतने बूढ़े हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना कि बैंक में जाके पेंशन लेकर आ सके, या हर कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पास फ़ोन है, ज़रूरी नहीं है ये। तो उनके जो बूढ़े माँ बाप के पास में जब वो मैं मनी ऑर्डर लेके जाता हूँ और उनके चेहरों पर जब मैं खुशी के देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ उनको देख के। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी किसी का रिजल्ट पहुंचाता हूं, और जैसे कि आपकी मार्कशीट वगैरह है ना, जब वो घर पे लेके आते हैं तो कितनी खुशी होती है। और कभी कभी नियुक्ति पत्र भी होता है। नियुक्ति पत्र यानी जब आपने किसी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए कोई फॉर्म भरा है वो भी लेकर आता है, कोई फॉर्म भेजा है उसको भी लेकर जाते हैं। साथ में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट जब नियुक्त करती है किसी पोस्ट पे तो वो लेटर भी, ज्वाइनिंग लेटर जो होता है वो लेटर भी डाकिया ही लेकर आता है। तो लोग बहुत खुश होते हैं।
बूढ़े दादा बूढ़ी नानी को तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुशी होती है और बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसलिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। ओ हो, आप ये देखिए, यानी हर महीने मिलने वाली पेंशन हिमाचल के लोगों को एक साथ नहीं दी जाती है। बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने बाद पहुंचाई जाती है। तो अब आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम करते हैं? उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो शुरू से तो मैं लाहौल स्पीति जिले के कीबर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। कहाँ पे? लाहौल स्पीति जिला, और यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले में काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी करी है। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, यानी उन्होंने बोला कि इस गांव में कोई टेलीफोन नहीं हुआ करते थे जब मैं लाहौल स्पीति जिले में काम करता था। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी, और जो बस है, जो रोडवेज बसें जैसे होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जाती हैं, वो भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है, न टेलीफोन है, और सिर्फ ग्रामीण डाक सेवा का ही मान किया जाता है। यानी आज के समय में भी आप ये देखिए, जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई तो फिर भी गांव में लोग आज भी उस डाकिए का तहे दिल से इंतज़ार करते हैं। क्या आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं? जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुझे तो आती है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिंका गांव पीओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। कितने बजे शुरू हो जाती थी? 6 बजे, यानी सुबह मॉर्निंग 6 o'clock। और मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था। बोरा यानी पूरे की पूरे पैकेट जो होते हैं, है ना, तो उन बोरों को रखा जाता था। और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था, और जो शिमला से वापस बैक जो बस आती थी उससे रात को 8 बजे 8 o'clock वो बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा ठंडे और ऊंचे जिले हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट। जो जिला होता है उसे हम इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। और बच्चों, आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि अप्रैल का जो महीना है वहाँ उस टाइम में बर्फ गिरती है, और बर्फ के चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। और आज जैसा कि आपको मालूम है बर्फ बहुत ठंडी होती है, तो पैरों को भी ठंड से बचाना होता है ना, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं। यानी आपके जो पैर होते हैं वो स्नो बाइट हो जाता है, उन पे वो खराब हो जाते हैं, जिससे पैर नीचे से कैसे पड़ जाते हैं? नीले पड़ जाते हैं। यानी आपके पैर ब्लूइश कलर में हो जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है और अंगुलियां झड़ सकती हैं, और इतनी ठंड पड़ती है कि आपकी अंगुलियां आपकी चमड़ी से अलग भी हो सकती हैं और गैंग्रीन हो जाता है। तो इन जिलों में हमें एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। अब आप ये देखिए कुंवर सिंह जी कितनी मेहनत करते थे। यानी एक घर से दूसरा घर की दूरी कितनी है? 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, यानी एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए उनको इतना दूर पैदल चलना पड़ता था। और हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। और हिमाचल में जो गांव है ना वो भी पास पास में नहीं है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है। अब पहाड़ी प्रदेश में समतल, हम घर कहाँ बना सकते हैं? हम घर समतल जगह पे बना सकते हैं, और वहाँ पे समतल जगह भी आसपास नजर नहीं आती है, इतनी पहाड़ियाँ हैं। तो गांव के बीच में भी बहुत ज़्यादा दूरी है, और लगभग ये 4 से 5 किलोमीटर दूरी होती ही है। तो हिमाचल के गांव छोटे छोटे हैं, और इस गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। और आप ये देखिए, बस
गांव में क्या होते हैं, 8-10 घर ही होते हैं, इसलिए काफ़ी चलना पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत नहीं है, और शिमला में जो चलने की आदत है वो तो बनानी ही पड़ती है। तो डाकिये की जिंदगी में तो चलना और चलना ही लिखा है, यानी चलना ही चलना होता है उनको। क्यों? क्योंकि डाकिया एक जगह से दूसरी जगह जो डाक पहुंचाता है वो पैदल पहुंचाता है, क्योंकि उबड़ खाबड़ प्रदेशों में मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, बसें हैं, इन्हें चलाना संभव नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, आपने बताया था कि पहले डाक सेवक थे, अब आप पैकर हैं, तो इसके आगे भी कोई प्रमोशन होता है क्या? तो उन्होंने बोला कि क्या ये जो डाक सेवक जो हैं, अब इनके आगे आप पैकर बने, अब पैकर के आगे भी कोई प्रमोशन होता है, कोई तरक्की होती है? तो उन्होंने बोला कि पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तहान पास करना पड़ता है, यानी एक एग्ज़ाम देना पड़ता है और उस एग्ज़ाम को फिर क्लियर करना पड़ता है। तो उसके अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। बाबू से तात्पर्य है क्लर्क, यानी क्लर्क का उनसे ज़्यादा वेतन होता है, जबकि वो तो कुर्सी पे ही बैठा रहता है। और पैकर का वेतन बाबू जितना ही हो जाता है, और जैसे ही पैकर बन जाता है उसका वेतन बाबू जितना हो जाता है, यानी क्लर्क के जितना हो जाता है। तो अब तो डाके की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, यानी अब तो डाकिये की नौकरी भी मुश्किल हो चुकी है। हमने तो हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, रिटायर यानी अब वो अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले चुके हैं। 60 साल हमारी गवर्नमेंट जो है वो 60 साल के बाद में 60 साल तक रिटायर कर देती हैं, यानी अब आप आराम करो। तो उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है, उससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यानी डे बाय डे। अब जब प्रमोशन तो हो गया उनका, लेकिन अब जब नई पोस्ट नहीं निकालती है गवर्नमेंट जब पुराने डाकियों से ही काम करवाती है, तो उनके ऊपर डे बाय डे प्रेशर जो काम का होता है वो लोड बढ़ता जाता है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। और उन्होंने चिंता जताते हुए उन्होंने वर्ड उनको हुआ कि पता नहीं आगे आने वाला समय कैसा होगा। तो काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो, ऐसी कोई घटना सुनाना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला, एक घटना आपको सुनाता हूँ, मेरा तबादला, यानी एक इंसिडेंट, यानी घटना। आपको एक मैं बात बताता हूँ कि कैसे एक घटना मैं आपको बताऊं कि मेरा तबादला यानी मेरा ट्रांसफर जो है वो कहाँ हो गया था? शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था, और वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यानी अब आप ये देखिए, पोस्ट ऑफिस में कैसे काम करते करते वो पोस्ट ऑफिस के चौकीदारी का भी काम उनको दे दिया गया। यह 1998 की बात है, और 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। 10:30 बजे यानी 10:30 को। तो उन्होंने बताया कि कैसे 29 जनवरी को 10:30 बजे बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खड़खड़ाया यानी नॉक किया दरवाज़ा। तो मैंने पूछा भाई कौन है? तो जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद करी, यानी वहाँ की जो ट्यूबलाइट थी, बल्ब थे, ऑफिस के सारे उन्होंने बंद कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज से वार कर मारा और मेरा सिर फट गया, यानी बहुत जोर से उनको मारा गया, उनके सिर पे चोट पड़ी। मैं लगातार चिल्लाता रहा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में के अस्पताल में दाखिल था और मुझे पूरी रात होश नहीं आया
और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था और सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। भयंकर यानी बहुत जोरदार, बहुत तेज से दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उन्होंने बोला कि 17 साल यानी 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक में रहते थे दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल यानी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे सिर पर टांके लगे थे यानी स्टिचेस लगे उनके सिर पे। उनकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता और मुझे इतनी गहरी चोट लगी कि मुझे जब स्टिचेस लगाए गए तो मेरी एक आंख से आज भी मुझे दिखाई नहीं देता। कुंवर सिंह जी ये बात बताते हैं। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। जैसा कि कुंवर सिंह जी को अब दिखाई देना बंद कर दिया क्योंकि जो सिर की चोट थी उस चोट की वजह से उनके स्टिचेस लगे, टांके लगे और जो टांके लगे उसकी वजह से आंख से दिखाई नहीं देता है यानी उतनी गहरी चोट उनको लगी थी। तो सरकार ने जो सरकारी खजाना है और खजाना क्या था जो डाक थी, डाक में कई ऐसी चीजें थी तो बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया गया और यह इनाम 2004 में मिला यानी 2004 में उनको मिला और इस इनाम में 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है यानी इस इनाम में 500 रुपीज और साथ ही साथ एक मेडल प्रशस्ति पत्र दिया गया, एक सर्टिफिकेट दिया गया। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए और आज भी मुझे गर्व से कहता हूं कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूं। और जो प्रतिमा शर्मा ने जो इंटरव्यू लिया बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया और कुंवर सिंह जी ने अपने द्वारा जो कार्य किया उसके बारे में बताया और किस तरीके से उन्होंने हमारे जो सरकारी खजाना है, जो डाक है, वो अपनी जान पर खेलकर उसको बचाया और गवर्नमेंट ने जो सरकार है उन्होंने उनको बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड दिया और उनको सर्टिफिकेट्स दिए। तो ये उनके लिए एक बहुत गर्व की बात थी, बहुत प्राउड मोमेंट था उनके लिए और वो बोलते हैं कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ यानी मैं बहुत अच्छा डाकिया हूँ, है ना। तो देखिए उन्होंने देश के लिए कितना अच्छा काम किया। तो जो प्रतिमा शर्मा है उनके द्वारा जो उनका इंटरव्यू लिया गया इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।